आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक गोल्डन लिस्ट के बारे में। मैंने इस लिस्ट को गोल्डन लिस्ट का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस लिस्ट में बताए गए सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स यानी सारे के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे अपने आप ही। इस गोल्डन लिस्ट को ध्यान में रखना है बहुत ही ज्यादा आसान, स्पेशली अगर आप अपने सोफे पर बैठकर खाना खाते हैं तब तो आप इस लिस्ट को कभी भूल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस गोल्डन लिस्ट का कीवर्ड है डाइट ऑन सोफा। हमारी गोल्डन लिस्ट में कुल 8 पॉइंट्स होंगे जिनमें से पहले 4 हमें प्राप्त होंगे डाइट वर्ड से और अगले 4 हमें प्राप्त होंगे सोफा वर्ड से। अब आपको इस लिस्ट के सारे 8 पॉइंट्स कैसे ध्यान में रखने हैं यह मैं आपको समझा देता हूं उप प्रधानमंत्री के एग्जाम्पल से। अगर संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद होता तो ऐसा होने पर इससे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता डी फॉर डिक्लेयर के बारे में। यानी उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता वो ये डिक्लेयर करता कि हमारे देश में एक उप प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता आई फॉर आइडेंटिटी के बारे में, मतलब कि उप प्रधानमंत्री की पहचान क्या होगी, जैसे कि वह प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे नंबर का नेता होगा आदि आदि। इसके बाद जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता ई फॉर इलेक्शन के बारे में, जैसे कि उप प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा। और उसके बाद में बारी आती टी फॉर टर्म या टाइम की, यानी अगले जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होगा। इसके बाद बारी आती एस फॉर शर्तों की, यानी अगले आर्टिकल्स बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री के पद से संबंधित कंडीशंस या क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी। इसके जस्ट बाद में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते उप प्रधानमंत्री की ओथ यानी शपथ के बारे में। शपथ के बाद वाले आर्टिकल्स बात कर रहे होते एफ फॉर फिनिश, यानी उप प्रधानमंत्री को किस तरह से हटाया जा सकेगा अपने पद से, इस प्रोसेस के बारे में। और उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड बिल्कुल एंड में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते इसकी एडिशनल पावर्स के बारे में, यानी कुछ शक्तियों या अधिकारों के बारे में। इस तरह से उप प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लेकर मैंने आर्टिकल्स का जो ये ऑर्डर या क्रम आपको बताया है यह फॉलो किया गया है हमारे संविधान के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक्स में, इसलिए इसको मैंने नाम दिया है गोल्डन लिस्ट का। हमारी लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने इस गोल्डन लिस्ट की मदद से कवर किए थे पार्लियामेंट से रिलेटेड शुरुआती आर्टिकल्स, और आज इसी गोल्डन लिस्ट की मदद से हम कवर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल से रिलेटेड आर्टिकल्स। स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड आर्टिकल्स भी बिल्कुल उसी क्रम में चलेंगे जिस क्रम में हमने स्टडी किए थे पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स। इनमें केवल एक अदला बदली होगी, यानी केवल एक एक्सेप्शन होगा जिसको मैं आपको बता दूंगा सही टाइम आने पर। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं राज्य विधानमंडल से रिलेटेड प्रोविजंस की, जिनकी की शुरुआत होती है आर्टिकल 168 से। बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल का पहला आर्टिकल भी यह डिक्लेयर करता है कि हर राज्य में एक स्टेट लेजिस्लेचर होगी। यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में 3 चीजें इंक्लूड हैं। पहला गवर्नर यानी राज्यपाल, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, और तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वह हर स्टेट में नहीं है, बल्कि केवल 6 ही राज्यों में है हमारे देश में। जिस तरह पार्लियामेंट की आइडेंटिटी होती है
लोकसभा और राज्यसभा। कहने का मतलब कि पार्लियामेंट से रिलेटेड इस दूसरे पॉइंट में हमने बात की थी लोकसभा और राज्यसभा की आधारभूत संरचना यानी कंपोजिशन के बारे में। बिल्कुल उसी तरह से अब हम बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद की संरचना यानी कंपोजिशन के बारे में। लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर होगा वो ये होगा कि राज्यों की बात करते समय इस सेगमेंट में एक एडिशनल आर्टिकल आ जाएगा। इस एडिशनल आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि जो विधान परिषद है वह कई राज्यों में होती है और कईयों में नहीं होती। इसीलिए विधान परिषद को बनाने या खत्म करने के संबंध में एक अलग से आर्टिकल रखना बहुत ही आवश्यक हो गया था। तो इस तरह से आर्टिकल 169 बात करता है अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को खत्म करने या बनाने के संबंध में प्रोविजन। इसे कानूनी भाषा में यूं कहा जाएगा कि विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। इस एक एडिशनल आर्टिकल के बाद में अगले 2 आर्टिकल्स तो वो ही पार्लियामेंट वाले ही होंगे। मतलब कि आर्टिकल 170 बात करेगा कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की संरचना के बारे में कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है 500 और मिनिमम जो होनी चाहिए वह है 60। बिल्कुल इसी तरह आर्टिकल 171 बात करता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद की संरचना के बारे में। यह कहता है कि किसी विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की केवल 1/3 यानी 1/3 ही हो सकती है। जैसे कि अगर किसी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या 300 है तो ऐसे में उस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या ज्यादा से ज्यादा 100 ही हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी शर्त यह है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 तो होनी ही चाहिए किसी भी हालात में। पिछला जो आइडेंटिटी वाला पॉइंट था वहां पर हमने एक एडिशनल आर्टिकल स्टडी किया था स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो अब उसकी भरपाई करने के लिए इलेक्शन वाले इस तीसरे पॉइंट में पार्लियामेंट से रिलेटेड तो एक आर्टिकल होगा लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं होगा ताकि जो बैलेंस है इन दोनों में वह पूरा बन जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने जो एक अदला बदली की बात की थी, एक एक्सेप्शन की बात की थी, वह यहां पर कंप्लीट हो गई है। कहने का मतलब यह कि आइडेंटिटी वाला जो सेकेंड पॉइंट था वहां पर स्टेट्स को एक एक्स्ट्रा आर्टिकल मिला था और उसके बदले में अब इस इलेक्शन वाले तीसरे पॉइंट में पार्लियामेंट को एक एक्स्ट्रा आर्टिकल मिल गया है यानी कि बैलेंस पूरा बन गया है। और अब आगे जो सारे के सारे आर्टिकल्स हैं वह बिल्कुल 2 कॉपी होंगे पार्लियामेंट वाला जो आर्टिकल्स का क्रम था उसी से। पार्लियामेंट के आर्टिकल्स की तरह अगला आर्टिकल बात करेगा स्टेट लेजिस्लेचर के टर्म या ड्यूरेशन के बारे में। इस आर्टिकल के मुताबिक जो विधानसभा है अगर वह समय से पहले भंग नहीं की जाती है तो उसका कार्यकाल होगा 5 साल का। हालांकि इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है और जो विधान परिषद है उसको भंग नहीं किया जा सकेगा। हालांकि उसके जो 1/3 सदस्य हैं वह हर 2 साल बाद में रिटायर जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजंस की ही तरह अगला जो आर्टिकल है वह बात करेगा शर्तों यानी योग्यताओं की शर्तों के बारे में। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है क्वालिफिकेशन और हिंदी में वर्ड है अर्हता। सबसे प्रमुख जो क्वालिफिकेशन है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वो ये है कि विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो मिनिमम एज कंप्लीट हो जानी चाहिए वह है 25 इयर्स की एज।
और विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए जो मिनिमम एज कंप्लीट हो जानी चाहिए वह है 30। अभी तक तो हम ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे क्रम से गिनती गिन रहे हों, लेकिन अब यह जो ओथ यानी शपथ से रिलेटेड आर्टिकल होगा वह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा अलग से ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पार्लियामेंट वाली वीडियो में किया था। तो इस तरह से ओथ यानी शपथ से रिलेटेड आर्टिकल होगा आर्टिकल 188। यहां पर आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल को छोड़कर बाकी जितने भी आर्टिकल हैं इस वीडियो में वो सारे के सारे बिल्कुल क्रम में ही हैं, ऑर्डर में ही हैं, मतलब हमारी गोल्डन लिस्ट के मुताबिक ही हैं। मानो कि जैसे हम गिनती गिन रहे हों एक के बाद एक। पार्लियामेंट की तरह ही अब बारी है फिनिश की। इस आर्टिकल के मुताबिक गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा समय समय पर 3 काम किए जाएंगे। पहला, राज्य विधानमंडल को अधिवेशन के लिए आहूत करना यानी टू समन द हाउसेस। दूसरा, प्रोरोगेशन यानी राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करना, मतलब कि जो सत्र या सेशन चल रहा हो राज्य विधानमंडल का उसका खात्मा करना। और थर्डली एंड लास्टली, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना यानी विधानसभा का विघटन करना या उसको भंग करना। तो इस तरीके से आर्टिकल 174 में बात हुई है स्टेट लेजिस्लेचर के खात्मे यानी फिनिश होने के बारे में, कि उसका सत्र कैसे खत्म होगा, विधानसभा कैसे खत्म या भंग होगी, इसके बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टेट लेजिस्लेचर में 3 चीजें शामिल होती हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी तक हमने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में तो काफी बातें कर ली, लेकिन जो गवर्नर है उसके बारे में कोई खास बात नहीं की है। तो इसलिए अगले जो 2 आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड होंगे गवर्नर से ही, यानी कि अगले 2 आर्टिकल्स बात करेंगे गवर्नर की 2 अलग अलग पावर्स के बारे में। इस तरह से आर्टिकल 175 होगा राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस, मतलब कि सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। और आर्टिकल 176 होगा स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अब बात जब पावर्स यानी शक्तियों की चली रही है तो जाहिर सी बात है कि जो अंतिम आर्टिकल होगा इस वीडियो का वह भी रिलेटेड होगा पावर्स या शक्तियों से ही। तो इस तरह से आर्टिकल 177 की हेडिंग है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल विद रेस्पेक्ट टू हाउसेस, यानी सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। कहने का मतलब ये कि जो मंत्री और महाधिवक्ता हैं इनको सदन में बोलने और सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। 89 का जो मैजिक है उससे जानना बहुत ही जरूरी है स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के आर्टिकल्स को याद रखने के लिए। आर्टिकल 89 को सामान्यतः इसलिए ध्यान में रखा जाता है क्योंकि आर्टिकल 89 से शुरुआत होती है पार्लियामेंट के ऑफिसर से रिलेटेड प्रोविजंस की, लेकिन इसके अलावा भी 89 का यह आंकड़ा हमारे लिए बहुत ही काम का है। वो इसलिए क्योंकि यूनियन यानी संघ से रिलेटेड जो 40 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 111 तक, इन 40 आर्टिकल्स में हम जब भी 89 जोड़ेंगे तो हमें उस आर्टिकल का नंबर पता चल जाएगा जो कि सेम प्रोविजंस वाला होगा, लेकिन यूनियन की जगह स्टेट यानी राज्यों से रिलेटेड होगा। उदाहरण के लिए आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति की माफी देने की शक्ति। अब इसमें 89 जोड़ते ही आएगा आर्टिकल 161 जो कि बात करेगा राज्यपाल की माफी देने की शक्ति के बारे में।
मतलब कि इन 40 आर्टिकल्स में 89 जोड़ने पर प्रोविजंस लगभग सेम ही रहेंगे, बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल कर देना है या पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर कर देना है। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 80, 81 और 82 ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, इन पर ये 89 वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। तो ये तीनों क्या हैं, इस रूल के एक्सेप्शंस हैं। 89 की तरह ही 90 का जो आंकड़ा है वो भी हमारे लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि यूनियन यानी संघ से रिलेटेड जो 13 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 124 तक, इनमें से किसी भी आर्टिकल में अगर आप 90 जोड़ दें तो फिर आपको लगभग सेम प्रोविजंस वाले उस आर्टिकल का नंबर पता चल जाएगा जो कि रिलेटेड होगा स्टेट यानी राज्यों से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आर्टिकल 123 है जो बात करता है राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति के बारे में। तो इसमें 90 जोड़ने पर जो आर्टिकल 213 आएगा वह बात करेगा राज्यपाल की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति के बारे में। तो इस तरह से अगर आप ये 89 और 90 का मैजिक ध्यान में रखते हैं तो आपको 40 + 13 यानी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कुल 53 आर्टिकल्स का नंबर ध्यान में रह जाएगा अपने आप ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।